गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बीए पार्ट सेकंड होम साइंस की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हमारा नया टॉपिक है आज जल में घुलनशील विटामिन। दो तरह के विटामिन आपको बताए थे, एक वसा में घुलनशील और दूसरा है जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन हमारा कंप्लीट हो गया। आज हम करेंगे जल में कौन कौन से हैं जल में घुलनशील विटामिन। दो बताए थे आपको, विटामिन बी और विटामिन सी। ये दो प्रकार के जो विटामिन है वो जल में घुलनशील होते हैं। अब आज हम इस पे चर्चा करेंगे B1 में काफी सारे विटामिन हैं। इसके अंदर काफी इसकी ये जो इसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं विटामिन बी का, तो आज वो करेंगे हम। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर आएंगे विटामिन B1, B2, B3, B6, B12। तो ये विटामिन हम सारे इनको 1 बाय 1 करके कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद में हम विटामिन सी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले हम विटामिन बी के बारे में पढ़ते हैं कि विटामिन बी क्या है। विटामिन B1 के बारे में, इसे क्या कहते हैं, इसका दूसरा जो नाम है वो है थायमिन। इसको थायमिन कहते हैं। अगर आपसे कहे कि थायमिन के बारे में बताए तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये हमने तो पढ़ाई की है क्या है। तो B1 का ही दूसरा नाम क्या है, थायमिन है। थायमिन को ही B1 कहा जाता है। थायमिन की कमी से, B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। थायमिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, बेरी रोग हो जाता है। बेरी इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। अधिकांशतः यह किस पे होता है बेरी रोग, यह उन लोगों में होता है जो पॉलिश किए हुए चावलों का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं, उनको बेरी रोग हो जाता है। उनमें B1 की कमी हो जाती है जिसकी वजह से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन B1 है, इसकी जो संरचना है वो किसने की थी, विलियम एवं साथियों ने इसकी संरचना, रासायनिक संरचना का जो है वो इन्हें किसने दिया था, विलियम एवं उसके साथियों ने दिया था। B1 की जो रासायनिक संरचना है इसका थायमिन का सूत्र क्या है, इसका जो सूत्र है थायमिन का सूत्र है C12H18 N4 O5Cl2। ये इसका रासायनिक फॉर्मूला है, इसका रासायनिक सूत्र है। थायमिन जो शुद्ध रूप में, अगर आप कहें कि ये कैसे मिलता है, तो ये शुद्ध रूप में थायमिन हाइड्रोक्लोराइड हाइड्रोक्लोराइड के रूप में यह शुद्ध अवस्था में पाया जाता है। थायमिन में एक पायरिमिडीन, इसके अंदर क्या होता है, एक रिंग किसकी होती है, पायरिमिडीन। एक रिंग पायरिमिडीन रिंग होती है और जो दूसरी रिंग है वो किसकी होती है, थायजोल रिंग होती है।
ये थायमिन में दो रिंग होती हैं, पायरिमिडीन रिंग और एक थाइजोल रिंग। इन दो रिंगों के द्वारा थायमिन का निर्माण होता है। अब इसकी विशेषताओं की बात करते हैं कि थायमिन की विशेषताएं क्या है। तो आपको इतना समझ में आया कि बी कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं हम, इसमें विटामिन B1 के बारे में यानी कि थायमिन के बारे में पढ़ रहे हैं। थायमिन की कमी से, B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। इसका जो रासायनिक संरचना का है वो किसने दिया? विलियम एवं साथियों ने इसका ये संरचना दी थी। रासायनिक जो इनकी संरचना है, इसका फॉर्मूला क्या है? C12H18N4O5 और क्लोरीन के 2 अणु यानी कार्बन के 12 अणु, हाइड्रोजन के 18 और इसके नाइट्रोजन के 4, ऑक्सीजन के 5 और क्लोरीन के 2 अणु इसके अंदर पाए जाते हैं। और ये शुद्ध रूप में किसमें मिलता है? थायमिन हाइड्रोक्लोराइड में मिलता है, क्लोराइड के रूप में मिलता है। ये आपको ये मिलता है अगर थायमिन आप लेना चाहेंगे तो। पायरिमिडीन रिंग और थाइजोल रिंग, दो रिंग इसके अंदर होती है जिससे ये मिलकर बना होता है। इसकी रासायनिक विशेषताएं हैं, तो रासायनिक विशेषताएं कौन सी हो जाएंगी? सबसे पहले थायमिन जल में पूर्णतः घुलनशील होता है, ये जल में घुल जाता है। यह आंशिक रूप से यानी थोड़े रूप में अल्कोहल में भी घुल जाता है। जो अल्कोहल होता है उसके अंदर भी थोड़ा बहुत, पूरा तो नहीं डिजोल्व होगा, पूरा नहीं घुलेगा, लेकिन कुछ मात्रा में ये उसके अंदर भी घुल जाता है। यह रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है, ये रवेदार होता है, फाइबर के रूप में यानी क्रिस्टलाइन के रूप में पाया जाता है। यह अम्लीय जो माध्यम होता है उसमें स्थिर रहता है। यदि इसे 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म किया जाए तो यह नष्ट हो जाता है। और यदि थायमिन को सोडियम बाइसल्फाइड घोल में, जिसका pH कितना होता है 4.8 to 5 हो, तो घोल जाए, उसके अंदर घोला जाए तो इसके अणु दो भागों में बट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, जिसमें आधा भाग तो किसका होगा? पायरिमिडीन रिंग का होगा और दूसरा जो आधा भाग होगा थाइजोल रिंग का होगा। यानी अगर इसको सोडियम बाइसल्फाइड का घोल बनाकर अगर हम थायमिन को उसके अंदर डालें तो ये दो भागों में टूट जाएगा। ये दो भाग कौन से होंगे? एक भाग पायरिमिडीन का बना लेंगे और एक भाग थाइजोल रिंग का बना लेते हैं। तो इस प्रकार से ये थी इसकी विशेषताएं। अब इतना तो आप क्या है, बेसिक है ये आपका। अब आगे जो आपका आएगा वो इम्पोर्टेंट है कि थायमिन के कार्य क्या होते हैं शरीर में। हमारे शरीर में विटामिन B1 के क्या क्या कार्य हैं, कार्यों पर चर्चा करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि हम अगर ना लें तो इनसे हमें क्या फायदा होगा, नहीं लेंगे तो इससे क्या नुकसान होगा। तो B1 के सबसे पहला जो कार्य है वो वृद्धि में सहायक है। वृद्धि में सहायक है ये, कार्बोज के चयापचय में सहायक, चयापचय में, और DNA और RNA तथा RNA के निर्माण में सहायक। नाड़ियों की सामान्य स्थिति बनाए रखने में, नाड़ियों की सामान्य स्थिति बनाए रखने में, रक्त में
अगला क्या कार्य है इसका? पाचन में सहायक, पाचन क्रिया में सहायता करता है ये है। पाचन क्रिया में सहायता करता है ये है। और क्या करता है? श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं, WBC रक्त कणिकाओं को रोगाणु भक्षण क्षमता में वृद्धि करना, WBC की रोगाणु भक्षण क्षमता में वृद्धि करना, इसका कार्य है। और इसके क्या कार्य है? तो इस प्रकार से ये हुए विटामिन B1 के कार्य। कौन कौन से? वृद्धि में सहायक। ये किस प्रकार से वृद्धि में सहायक होता है विटामिन B1? क्योंकि ये क्या करता है? यह विटामिन भूख को बढ़ाता है। B1 है वो भूख को बढ़ाने में सहायक होता है। जब भूख बढ़ती है तो निश्चित ही पर्याप्त मात्रा में आहार ग्रहण किया जाता है, जिससे शरीर को सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में मिल जाते हैं, जो कि शरीर की वृद्धि और विकास में वृद्धि के लिए सहायक होते हैं। कार्बोज के चयापचय में सहायक। शरीर में थायमिन स्वतंत्र रूप से पाया जाता है तथा यौगिकों के साथ भी उपलब्ध रहता है। यह थायमिन फॉस्फेट के साथ यौगिक के रूप में रहता है, जिसे थायमिन पायरोफॉस्फेटेज कहते हैं। थायमिन पायरोफॉस्फेट एक यह क्या है? एक कोएंजाइम है, जिसे को कार्बोक्सिलेज भी कहते हैं। यानी कि थायमिन पायरोफॉस्फेट एक कोएंजाइम है, जिसको को कार्बोक्सिलेज भी कहा जाता है। थायमिन कार्बोज के चयापचय के लिए आवश्यक है। थायमिन पायरोफॉस्फेट कार्बोज को कार्बन डाइऑक्साइड एवं एसिटाल्डिहाइड में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इतना ही नहीं, थायमिन दूसरे एंजाइमेटिक जो क्रिया होती है उनमें भी भाग लेता है। जब आहार में थायमिन की कमी हो जाती है तो ये क्या करता है? तब थायमिन पायरोफॉस्फेट का निर्माण नहीं हो पाता है। फलस्वरूप कार्बोज का जो चयापचय है वो ठीक प्रकार से नहीं होता है, जिसके कारण पायरुविक अम्ल का परिवर्तन कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में नहीं हो पाता है, कन्वर्ट नहीं हो पाता, जिसके कारण अंतःकोशों एवं ऊतकों में पायरुविक अम्ल का जमाव हो जाता है। और इसका जमाव होने से इसका जमाव आंतों के अंदर हो जाता है और यह रक्त में भी जमा हो जाता है। तो ये था इसमें कार्बोज के चयापचय में ये मदद करता है। और किस में मदद करता है? ये DNA और RNA में भी मदद करता है, उसके निर्माण में मदद करता है, DNA और RNA के फॉर्मेशन में। यह निर्माण कार्य के लिए शर्करा की आवश्यकता होती है। राइबोज जो शर्करा है उसकी आवश्यकता पड़ती है। इस राइबोज का निर्माण है वो थायमिन में पायरोफॉस्फेट की उपस्थिति से होता है। यानी DNA और RNA के निर्माण के लिए राइबोज शर्करा की आवश्यकता होती है। और राइबोज जो शर्करा है वो कहाँ से मिलती है? वो थायमिन के अंदर जो पायरोफॉस्फेट होता है उसकी उपस्थिति में इस शर्करा का निर्माण होता है। अगर ये नहीं मिलेगा तो DNA RNA का निर्माण नहीं हो पाएगा। नाड़ियों की सामान्य स्थिति बनाए रखने के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। थायमिन पायरोफॉस्फेट विटामिनहीनता के कारण कार्बोज का चयापचय ठीक प्रकार से नहीं कर पाता है और ये क्या करता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो नाड़ी ऊतक एवं पेशियां
होती हैं वो प्रभावित हो जाती हैं। नाड़ी पेशियों एवं ऊतकों तक कार्बोज नहीं पहुंच पाने के कारण इनमें विकृति उत्पन्न हो जाती है। इसी वजह से ये नाड़ियों की सामान्य स्थिति बनाए रखने के लिए थायमिन की आवश्यकता होती है। रक्त में पायरुविक अम्ल की मात्रा को, पायरुविक जो एसिड है उसकी मात्रा को नियंत्रित करने में भी थायमिन महत्वपूर्ण स्थान है इसका। जब शरीर में पर्याप्त मात्रा में थायमिन उपस्थित रहता है तब रक्त में इसकी मात्रा 0.4 से लेकर 0.6 मिलीग्राम पर 100 ml हो जाती है, जबकि थायमिन से ग्रस्त रोगियों में पायरुविक अम्ल की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। अगर थायमिन से ग्रस्त कोई रोगी है जिसको थायमिन की कमी हो गई है तो उसके ब्लड में पायरुविक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि थायमिन पायरुविक अम्ल को नियंत्रित करके रखता है, इसकी मात्रा को बढ़ने नहीं देता है। और पायरुविक अम्ल की मात्रा, अत्यधिक मात्रा है वो उत्तम स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद होती है। इसीलिए फलस्वरूप रक्त में पायरुविक अम्ल की मात्रा सामान्य बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? विटामिन B1 की आवश्यकता होती है। WBC में क्या पाई जाती है? WBC आपको बताया कि रोगाणुओं से लड़ने की जो ताकत होती है वो WBC के अंदर पाई जाती है। व्हाइट ब्लड श्वेत रक्त कणिकाएं हैं उनमें होती है। तो ये जो इनमें रोगों की लड़ने की जो क्षमता है, रोगाणु भक्षण जो क्षमता है वो किससे मिलती है? वो थायमिन से मिलती है। तो थायमिन रक्त में उपस्थित श्वेत रक्त कणिकाओं की रोगाणु भक्षण क्षमता में वृद्धि करता है। पाचन क्रिया में सहायता वैज्ञानिकों एवं अनुसंधानकर्ताओं द्वारा किए गए शोधों से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि थायमिन किसके लिए आवश्यक होता है? ये पाचन तंत्र और आंतों को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए थायमिन आवश्यक होता है। इस विटामिनहीनता के कारण पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है, भूख में कमी हो जाती है, आंतों में विकार उत्पन्न हो जाता है और आंतों की जो श्लेष्मिक कोशिकाएं हैं वो नष्ट हो जाती हैं। अतः आंतों में घाव हो जाते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो नष्ट हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप रोगाणु जनक जीवाणुओं का जो आक्रमण है वो शरीर पर बढ़ जाता है, जिससे पाचन क्रिया और भी गड़बड़ा जाती है। और क्या है इसमें इसके कार्य? भोजन के प्रति अनिच्छा, अपच, अजीर्ण, मंदाग्नि, अतिसार, कब्ज आदि पर नियंत्रण पाने के लिए भी थायमिन अति आवश्यक है। इसके अभाव में दस्त, अतिसार, वमन, पेट दर्द आदि की जो शिकायत है वो बढ़ जाती है। किसकी कमी से? थायमिन की कमी से। और क्या है इसमें? शरीर के भीतरी अंगों के स्वास्थ्य एवं क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए भी थायमिन की आवश्यकता होती है। यह कोषों को शक्ति प्रदान करता है, ताकत देता है कोषों को। विटामिन तो ये क्या करता है? कई प्रकार के जो सक्रिय हार्मोन्स हैं उनको, एंजाइम्स हैं उनको बनाए रखने के लिए भी थायमिन की आवश्यकता होती है। तो ये हुआ इसके थायमिन के कार्य। तो कौन कौन से? वृद्धि में सहायक, कार्बोज के चयापचय में, डीएनए और आरएनए के निर्माण में, नाड़ियों की सामान्य स्थिति को बनाए रखने के लिए, रक्त में पायरुविक अम्ल की मात्रा को बनाए रखने के लिए, पायरुविक अम्ल की मात्रा को बनाए रखने के लिए, पाचन क्रिया में सहायता करता है, WBC रोगाणु भक्षण क्षमता में वृद्धि करता है, श्वेत रक्त कणिकाओं की। अब हम इसमें करेंगे कि थायमिन की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, इसकी कमी से क्या प्रभाव शरीर पर देखने को मिलता है। थायमिन की कमी के प्रभाव। थायमिन की कमी से बहुत सारे रोग हो जाते हैं। पर्याप्त मात्रा में थायमिन युक्त आहार का सेवन नहीं किया जाए तो
तब शरीर में इसकी कमी हो जाती है। मद्यपान करने वाले व्यक्तियों में थायमिन की अक्सर कमी हो जाती है। जो ड्रिंक करते हैं उनमें ज़्यादा ये कमी देखी जाती है। उन लोगों में भी थायमिन की कमी पाई जाती है जो अत्यधिक मात्रा में कार्बोज का सेवन करते हैं, परंतु दाल, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करते, पॉलिश किए गए चावलों का निरंतर प्रयोग करते हैं, तो उनमें भी थायमिन की कमी देखने को मिलती है। शल्य चिकित्सा के बाद भी यानी ऑपरेशन के बाद भी थायमिन की कमी शरीर में हो जाती है। जब ऑपरेशन करते हैं तब भी अगर डाइट नहीं लेते अच्छे से तो तब भी थायमिन की कमी शरीर में हो जाती है। थायमिन की कमी से बालकों एवं प्रौढ़ों में बेरी रोग हो जाता है। किसमें हो जाता है? बालकों और प्रौढ़ों में। बालकों और प्रौढ़ों में दोनों में बेरी रोग हो जाता है। मद्यपान करने वाले लोगों में इस विटामिन की कमी से वॉर्निक्स-कॉर्साकॉफ सिंड्रोम, वॉर्निक्स-कॉर्साकॉफ सिंड्रोम हो जाता है। कॉर्साकॉफ सिंड्रोम है इसमें, इसको हो जाता है। तो कौन सी? जो बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं उनके अंदर यह रोग हो जाता है। कॉर्साकॉफ सिंड्रोम उन लोगों में पाया जाता है जो कि मद्यपान करते हैं। मद्यपान करने वाले में उनमें यह बीमारी पाई जाती है। लगभग 2 दशक पूर्व थायमिन की कमी से होने वाले रोग बेरी के रोगी उत्तर पूर्वी देशों में अधिक पाए जाते थे और इसका मुख्य कारण उनके द्वारा पॉलिश किए गए चावलों का अत्यधिक प्रयोग करना ही इसका कारण था। थायमिन के अभाव में बेरी रोग हो जाता है। इसके लक्षण कौन कौन से हैं? अब इसके प्रकार भी बताएंगे। बेरी के लक्षण क्या दिखाई देते हैं, कैसे पता चलता है कि बेरी रोग हो गया है? एक तो सबसे पहले इसमें भूख नहीं लगती है, भूख नहीं लगती, पाचन प्रणाली है जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो गड़बड़ा जाता है, चक्कर आते हैं, शीघ्र थकान होने लग जाती है, सांस फूलने लग जाती है, सामान्य कार्य करने में भी रुचि नहीं होती है, सिर दर्द, पेट दर्द, अस्थिरता एवं मानसिक असंतुलन, चिड़चिड़ापन, पैरों में कमजोरी महसूस होना, निराशा, बात पर क्रोध करना, वजन में कमी, अपच, अतिसार, दस्त, वमन, कब्ज आदि की शिकायत होना, नींद में कमी, गहरी नींद नहीं आना, हाथ पैरों की मांसपेशियों में तनाव या दर्द होना शुरू हो जाता है, पिंडलियों में ऐंठन शुरू हो जाती है, एड़ियों में भी दर्द की शिकायत होने लग जाती है, स्मरण शक्ति है तो याददाश्त है वो भी कमजोर हो जाती है, शरीर के विभिन्न अंगों में पानी भर जाता है, फलतः पानी भरने को क्या बताया था आपको? ओडीमा हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, पानी अगर शरीर में भर जाता है तो वो ओडीमा हो जाता है, हाथ पैर, चेहरे, गर्दन आदि में सूजन आ जाती है, हाथ पैरों की मांसपेशियां हैं वो क्षीण हो जाती है यानी कि नष्ट होने लग जाती है। तो उपरोक्त लक्षणों के आधार पर बेरी रोग को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं इसके? इसको 3 भागों में बांटा गया है।
3 भागों में बांटा। तो सबसे पहले क्या है इसमें, शुष्क बेरी-बेरी, ये क्या है, बीमारियां हैं। शुष्क बेरी-बेरी, आर्द्र बेरी-बेरी, और एक है बाल बेरी-बेरी। तो कितनी बीमारियां हैं ये, 3 प्रकार की है, शुष्क बेरी-बेरी, आर्द्र बेरी-बेरी और बाल बेरी-बेरी। अब आपको ये जो दोनों बीमारियां हैं, शुष्क और आर्द्र, ये किसमें होती हैं, वयस्कों में। वयस्कों के अंदर यह बीमारी पाई जाती है और इस ये नाम से भी पता चल रहा है बाल बेरी-बेरी, यानी बालकों में, बच्चों में यह बीमारी हो जाती है। तो बच्चों में कौन सी बेरी-बेरी होती है, बाल बेरी-बेरी, और बड़ों के अंदर शुष्क और आर्द्र बेरी-बेरी रोग है वो हो जाता है। तो शुष्क बेरी क्या होता है, इसके अंदर शुष्क बेरी, ये भी बताया, वयस्कों को हो जाता है। और इसे, क्योंकि इस रोग को शुष्क बेरी-बेरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस रोग में मांसपेशियां क्षीण होकर नष्ट होने लग जाती हैं, हाथ पैर सूखकर कांटे के समान हो जाते हैं, चलने में कठिनाई होती है, न केवल हाथ पैरों की पेशियां ही क्षीण होकर नष्ट होती हैं, बल्कि पूरा जो शरीर है, संपूर्ण शरीर की पेशियां नष्ट होने लग जाती है। परिणाम क्या होता है, शरीर एक कंकाल की भांति दिखाई देने लग जाता है, नाड़ी संस्थान प्रभावित होता है और नाड़ियों में विकार उत्पन्न हो जाता है, हाथ पैरों की नाड़ियों की संवेदनशीलता नष्ट हो जाती है, पैर सुन्न होने लग जाते हैं, यानी उसमें आभास नहीं होता, फील नहीं कर पाते हो, उनमें सुन्न होने लग जाती है, चलने फिरने में दिक्कत आने लग जाती है, चलने की कोशिश करने पर टखने की पेशियां सुई की तरह चुभने लग जाती हैं, तेज दर्द होता है, व्यक्ति की चाल बदल जाती है इन सभी कारणों से, और विशेषकर वह लंगड़ाकर भी चलने लग जाता है और कई बार तो बिना सहारे के चल ही नहीं पाता है, इतना भयानक यह रोग हो जाता है। तो शुष्क बेरी किसमें बताया आपको, इसमें शरीर है वो कंकाल की भांति हो जाता है, इसीलिए इसे शुष्क बेरी-बेरी नाम दिया गया, यानी सूख कर काटा हो जाता है, इसीलिए इसे शुष्क बेरी-बेरी कहा गया है। चिड़चिड़ापन, भुलक्कड़पन, आत्महत्या का विचार आना आदि नाड़ी संस्थान में विकृति आ जाने के कारण इस प्रकार के लक्षण हैं, इस प्रकार की जो हरकतें हैं वो व्यक्ति करने लग जाता है। आर्द्र बेरी-बेरी का मुख्य लक्षण होता है, क्या होता है इसमें, शरीर में सूजन आ जाना, शुष्क का मतलब होता है सूखा, आर्द्र का मतलब होता है गीला, तो शरीर सूख जाता है तब तो क्या हो जाता है, शुष्क बेरी-बेरी, और शरीर में पानी भर जाता है, ओडीमा हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, तो वो आर्द्र बेरी-बेरी कहलाता है। इस बेरी को आर्द्र बेरी-बेरी रोग कहा जाता है। सूजन प्रारंभ में पैरों में शुरू होती है, सबसे पहले पैरों में सूजन आएगी, फिर धीरे धीरे हाथों पर, फिर चेहरे पर और गर्दन पर, इस प्रकार से उसका प्रभाव पड़ता है। तो आर्द्र बेरी-बेरी में आपको बताया कि इसमें पहले कहाँ पर पैरों में स्वेलिंग आती है, फिर धीरे धीरे बढ़कर इसके हाथों, चेहरे और गर्दन पर स्वेलिंग आने लग जाती है, सूजन आ जाती है, और शरीर की मांसपेशियां हैं वो क्षीण होकर नष्ट हो जाती है, परंतु सूजन के कारण इसका पता आसानी से नहीं चलता है, क्योंकि उसमें तो क्या होता है कि आर्द्र बेरी-बेरी में पता चल जाता है कि भी पूरा शरीर कांटे के समान हो जाता है, सूख जाता है, लेकिन इसमें स्वेलिंग होती तो लगता है कि भाई आदमी तो तंदुरुस्त लग रहा है, बिल्कुल कहीं से इसको कोई बीमारी लग ही नहीं रही। वो किस कारण से होती है, क्योंकि उसके शरीर में स्वेलिंग होती है, सूजन होती है, सूजन के कारण उसका पता नहीं चल पाता है। हृदय कमजोर हो जाता है, उसका निर्बल एवं दुर्लभ हो जाता है। हार्दिक पेशियां जो होती हैं, कार्डियक जो मसल्स होती हैं वो कमजोर हो जाती है, हार्ट की जो है, और हृदय गति में
स्वाभाविक परिवर्तन आ जाते हैं। कभी तो हृदय गति अत्यधिक तीव्र हो जाती है और कभी हार्ट बीट है वो कम हो जाती है और कभी कभी बिल्कुल ही कम हो जाती है। चलने फिरने उठने बैठने पर हृदय जोर से धड़कने लगता है, सांस लेने में कठिनाई होती है, हृदय का आकार बढ़ जाता है, रक्त का जो दबाव है वो भी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, नाड़ी गति पल्स रेट है वो भी तीव्र हो जाती हैं। यदि समय रहते इलाज ना किया जाए तो हृदय गति अवरुद्ध हो जाती है, इस कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, हार्ट अटैक आ जाता है और उस वजह से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाता है। इतना भयानक ये रोग हो जाता है। एक और है, अगला कौन सा है, बाल बेरी रोग। ये किसको हो जाता है, यह है शिशुओं में हो जाता है। शिशुओं में निम्न कारणों से होता है। किन कारणों से होता है, एक तो दूध पिलाती जो माता होती है उसके आहार में अगर पर्याप्त मात्रा में थायमिन नहीं होता तब ये रोग उसको हो जाता है। तो इसीलिए स्तनपान करने वाले शिशुओं में इस विटामिन की कमी हो जाती है, क्योंकि माता के दूध से ही उसको न्यूट्रिशन मिल रहे हैं। अगर माँ नहीं लेगी तो बच्चे को कहाँ से मिलेंगे, इसीलिए उसके शरीर में कमी हो जाएगी और वो बच्चा इस बीमारी का शिकार हो जाता है। जब दूध पिलाती माता अत्यधिक मात्रा में पॉलिश किए गए चावलों का उपयोग करती है तब भी उसके दूध में विटामिन B1 की कमी हो जाती है। फलस्वरूप बच्चों में स्वभावतः इसकी विटामिन की कमी हो जाती है। शिशु को जब थायमिन रहित आहार खिलाया जाता है तथा उन्हें पॉलिश किए गए चावलों को पकाकर या पेस्ट के रूप में खिलाया जाता है अथवा हलवे के रूप में खिलाया जाता है तब भी उनमें यह रोग हो जाता है। उत्तर पूर्वी देशों के जो शिशु हैं उनमें यह रोग अधिकतर देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ के लोगों का मुख्य भोजन ही पॉलिश होता है। जो लोग पॉलिश मतलब पॉलिश वाले चावल खाते हैं, सॉरी, तो अपने यहाँ पर तो क्या आप देखते हो, हम रोटी ज़्यादा खाते हैं, चावल की मात्रा कम लेते हैं। कभी हफ्ते में एक दिन बन गया, 15 दिन से एक दिन बन जाता है, ऐसे होता है। लेकिन आप क्या देखते हो, बहुत सी जगह ऐसी है, पूर्वी इलाके हैं, उत्तर पूर्वी इलाके, जहाँ पर चावलों का प्रयोग अधिक किया जाता है, उनमें ये बीमारी देखने को मिलती है। बाल बेरी रोग भी कई प्रकार के उसमें हो जाते हैं रोग। तो इस प्रकार से इसके लक्षण क्या होते हैं, बाल बेरी के शरीर की पेशियां हैं, मांसपेशियां हैं, वो नष्ट हो जाती हैं, शरीर में पानी भर जाता है और यह फलस्वरूप हाथ पैर चेहरा गर्दन आदि सूज जाते हैं। सूज जाने के कारण मांसपेशियों के क्षय होने का आसानी से पता नहीं चलता। यकृत का आकार यानी लीवर का जो आकार है वो बढ़ जाता है, हृदय का आकार भी बढ़ जाता है, भूख में कमी हो जाती है, सांस लेने में शिशु को कठिनाई आने लग जाती है, पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है और बच्चे में उसको चक्कर भी आने लग जाते हैं। तो ये है इसके इसकी कमी के प्रभाव। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।